सभी लोगों को। आज हम लोग जिस पॉइंट पे पढ़ेंगे वह पूरा ग्रीक वेस्टर्न फिलोसफी का आधार देने वाला फिलोसफी का बैकग्राउंड है। आप पीपीटी में ये देख रहे होंगे कि इसमें 3 दार्शनिक हैं, जिसमें पहला थेल्स का नाम है, दूसरा एनेक्जिमेंडर का नाम है और तीसरा एग्जामेनीज का नाम है। इन तीनों दार्शनिकों को हम लोग पढ़ेंगे और थेल्स को नियमतः जो माना जाता है कि वेस्टर्न फिलोसफी के फादर के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप जाना जाता है। इन सारी विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। इससे पहली क्लास में मैंने किन किन बिंदुओं को पढ़ाया था उस चीज़ को मैं बता देता हूँ। मैंने आपको एक सिनॉप्सिस बनाया था। कोई भी टॉपिक सिनॉप्सिस से पढ़ो। उससे क्या होगा, आपको ना एक सिस्टमेटिक वे में एक पिक्चर के रूप में क्रिएट हो जाएगा। और एक चीज़ जान लो कि जैसे फैक्ट याद करते हैं ना तो कुछ दिन में भूल जाता है, लेकिन जब वही फैक्ट एक डायग्राम में होता है तो वो चीज़ें नहीं भरता है, भूलता है। तो इसी तरीके से पिक्चर में बनाओ। दूसरा, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये लेक्चर किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा, जो यूपीएससी को समझेंगे, ठीक है, उनके लिए। तथा जो सी यू ई टी पी जी अगली बार देंगे उनके लिए। जो बी ए एम ए में मेरा एक ही कंसेप्ट है। मेरा मकसद है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में अलग तरीके से, जो अब तक की फिलॉसफी की किताबों में नहीं है, उसको एक अलग डायमेंशन में लाकर आप लोगों को तैयार करूं एक पूरा सिनॉप्सिस में। तो मैंने पढ़ाया किसके लिए था। मैंने एक चीज़ और बोला कि जो लोग, एक मैं ग्रुप में से पढ़ा रहा हूँ, तो यदि जिसको अपना नंबर जुड़वा के पेड बेस में पढ़ना है एप्लीकेशन से, वो इस नंबर पे अपना अ, इस मेल पर अपना डिटेल मैसेज करें। मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ay6832@gmail.com पर। तो आप इसको कर दीजिए। मैं जिनको पढ़ना है, ये बिहार में जो बिहार टेट है उसके लिए, बिहार में जो पीजी के इंटर 12th में पढ़ाने के लिए होता है, उसमें भी ये बहुत काम आएगा। यानी आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको फुल पैकेज में मिलेगी। पढ़ाने का 2 तरीका होगा। पहले थ्योरी पढ़ाऊँगा, अभी तो बेस बना रहा हूँ। उसके बाद ना लगभग 1990 से लेकर 2024 तक का चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है उसको सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। इसमें देखो, ये ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर में कितने 1000 10,000 जी कितने क्वेश्चन करते हैं। ये ज़रूरी है कि 10 क्वेश्चन को 1000 तरीके से कैसे बना लेते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ऐसे मिलती है। क्वेश्चन बनाने की नेचर समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो 3 दार्शनिक है, थेल्स, एनेक्जिमेंडर, एग्नेक्जिमेनीज। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पूर्व सुकरात युग के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि आखिर पूर्व सुकरात युग में क्या क्या चीज़ें था। ठीक है, तो आपको समझ में आप पूरा बेस आ जाएगा। तो पूर्व, ये चीज़ जरूर लिखिए, पूर्व सुकरात युग में क्या क्या चीज़ें था। देखो, फिलॉसफी को लगभग समझने के लिए सारे युगों का कुछ आश्चर्य स्टेटमेंट है। जैसे एंशियंट फिलोसफी का अलग है, मिडिवल फिलोसफी का अलग है, मॉडर्न फिलोसफी का अलग है, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी का अलग है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, तो उसमें मैंने लिखवाया था कि आश्चर्य करो तो जानो। इसका ये स्लोगन स्टेटमेंट है, आश्चर्य करो तो जानो। तो जो पहली बार जो फिलॉसफी के उद्भव की बात की गई, ये चीज़ डिटेल बताएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कुछ स्टार्टिंग के दार्शनिकों ने, जैसे मूलभूत जो पृथ्वी के तत्व हैं, मूलभूत जो तत्व है पंच तत्व, इसके आधार पर किसी चीज़ को सोचना चाहिए कि
फिर कुछ इसका डेवलपमेंट हुआ, तो ये एक के बदले दो दो मतलब तत्वों को लेकर किए, दो दो तत्वों को लेके किए। फिर कुछ एक तीसरा क्लास बना जो कि दो से अधिक तत्वों को बहुतत्व के रूप में ये फिलॉसफी निकली। यानी टोटल यदि देखा जाए पूर्व सुकरात युग तो तीन तरीके से तीन स्कूल निकल के आए। पहला क्या है, एक तत्ववादी, एकत्ववाद, या इसमें कुछ मूल तत्व हैं जिसे जड़ तत्ववाद भी कहते हैं, जड़ तत्ववाद भी कहते हैं, या भौतिक तत्ववाद भी कहते हैं, भौतिक तत्ववादी भी कहते हैं। जैसे इंडियन फिलॉसफी में चारवाक है, इंडियन फिलॉसफी में जैसे चारवाक है उसी तरीके से वेस्टर्न फिलॉसफी में भी उद्भव हुआ, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे थेल्स क्या है, थेल्स किससे संबंधित है, तो थेल्स जल से संबंधित है। एनेक्जिमेनीज किससे थे, एनेक्जिमेनीज किससे संबंधित थे, तो वायु से संबंधित थे। उसके बाद हेराक्लाइटस किससे संबंधित थे, हेराक्लाइटस किससे से, तो अग्नि से संबंधित थे, अग्नि से संबंधित थे। ठीक है, उसके बाद एनेक्जिमेंडर, ल्यूकियर, डेमेट्रियस, ये चीज़ें हैं। उसके बाद दो तत्वों की बात आई, दो तत्ववादी में कौन कौन से आए, तो उसमें परमेनाइडीज का नाम आता है, प्लेटो का नाम आता है, ठीक है, हेगल का नाम आता है, ब्रेडले का नाम आता है। बहुतत्ववादी में देखा जाए ये बात की पूरी एक बार ना सीरीज के रूप में एक तत्व बहुतत्व की बात करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ चलेगा। यानी कोई एक तत्व को मानेगा, जैसे एम्पाडिक्लीज हैं, इन्होंने जहाँ पर चार एम्पाडिक्लीज है जो चार महाभूत तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से करते हैं इन चीज़ों पर हम बात करेंगे, एक डिटेल से हमारी कोशिश होगी कि इस चीज़ों को बात करें। इसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो पहली बार फिलॉसफी को समझे नहीं हैं। देखिए, फिलॉसफी की दो आंखें होती हैं, जैसे आपकी दो आंखें हैं, एक राइट आंख बोलते हैं, एक लेफ्ट आंख बोलते हैं। तो इसी तरीके से एक आंख को इपिस्टेमिनोलॉजी कहते हैं, यानी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा। दूसरे को क्या है, तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स कहते हैं। ज्ञान प्लस मीमांसा, ज्ञान धन मीमांसा फिलॉसफी की एक खूबसूरती है। तत्वों को तोड़ना सीखो, अर्थ खुद बताती हैं। तत्व प्लस मीमांसा, मीमांसा, ठीक है। ज्ञान मतलब जब देखिए तीन चीज़ें हैं। ज्ञान कैसे आता है हमारे अंदर, तो वह पांच इंद्रियों से जो ज्ञान आता है उसको मेंटेन करने का काम हमारा माइंड करता है। ठीक है, तो यानी 5 + 6 इंद्रियां, इसे बाह्य इंद्रिय कहते हैं, इसे छठी इंद्रिय के रूप में कहते हैं। इनके बारे में, दूसरा इन ज्ञान के सही और गलत का जो जजमेंट होता है उसके डिसीजन का, उसके क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करता है। ज्ञान का मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज और मीमांसा का मतलब विश्लेषण, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज का विश्लेषण करने को ही क्या बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। यानी जो बाहरी दुनिया से जो मैटर आपके अंदर जा रहा है उसका जो विश्लेषण करती है वो होती है इपिस्टेमिनोलॉजी। और दूसरा क्या है, तत्व प्लस मीमांसा। तत्व मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी जो सृष्टि के मूल तत्व हैं, प्लस मीमांसा मतलब विश्लेषण। और सृष्टि के मूल तत्वों का जो विश्लेषण करने का आधार होता है उसका जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। और देखो, दोनों के इथिकल डायमेंशन से बनता है इथिक्स, और दोनों के लॉजिकल आर्गुमेंट से बनता है लॉजिक। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता है कि फिलॉसफी के 4 आँख होती हैं। ठीक है, 4 आँख होती हैं। एक को इपिस्टेमिनोलॉजी कहते हैं, दूसरे को मेटाफिजिक्स कहते हैं,
तीसरे को इथिक्स बोलते हैं और चौथे को लॉजिक बोलते हैं। बेसिकली ये थ्योरी पार्ट के रूप में आती है, जबकि इसका दूसरा एक पार्ट है जिसे अप्लाइड फिलॉसफी के रूप में कहा जाता है। अप्लाइड फिलॉसफी, इसके डायमेंशन 5 हैं। तो ये चीज़ें हमने बात कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करते हुए हर तत्वों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसमें है क्या। जैसे जब बात करते हैं ज्ञान का, तो कहा जाता है कि ज्ञान जन्मजात होते हैं कि अनुभव से आते हैं। ज्ञान का स्वरूप क्या होता है, ज्ञान मीमांसा के अंदर सारी चीज़ें, ज्ञान की पद्धति क्या है, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, इन सारी विषय वस्तुओं के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। ज्ञान मीमांसा से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। फिर तत्व मीमांसा क्या है, तत्व मीमांसा में मूल तत्व क्या है, तत्वों को समझने के क्या है, इन चीज़ों पर बात करते चलेंगे। अब बात आती है इसके थोड़ा सा स्टार्ट करने का, ध्यान से देखिएगा। सुकरात युग के जो 3 दार्शनिक हैं, जिसे माइलेशियन ग्रुप के फिलोसफी कहते हैं, माइलेशियन ग्रुप, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीक दर्शन का प्राचीनतम मत माइलेशियन मत कहा जाता है। इस मत की उतना 624 ईस्वी ईसा पूर्व में। आप लोगों को ये देखिए, ये चीज़ें मैं बताना नहीं थी, इसका दूसरा नाम क्या है, ओनियन स्कूल। ये माइलेशियन या ओनियन स्कूल, इन दोनों को जानिए, क्योंकि इस संप्रदाय के सभी दार्शनिक आयोनियन एशियाई माइनर के निवासी से। इस मत में तीसरा नाम है इनका आता है, क्योंकि इस संप्रदाय की मुख्य समस्या क्या थी, मैटर को लेकर। 3 दार्शनिक आते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ये बोला जाता है कि संपूर्ण दुनिया, विश्व के सभी चीज़ें मैटर से बनी हुई है, और मैटर कितनी है कि मैटर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों के आधार पर इन तीनों दार्शनिकों ने, रियलिटी ये है कि बहुत बड़े थेल्स पर में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिशियन थे। ये सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से दिए। मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जो आप लोगों को ज़रूरत होती है। मेरे को तो लगता है कि मैं जो ट्रिक बना के पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों को छापने की आदत है। BA MA के बच्चे होते हैं, उनको ज़रूरत होती है तो उन्हें भी दे दिया जाता है। सर्वप्रथम ग्रीक दार्शनिक का यहाँ पर माइलेशियस में हुआ था। थेल्स राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ और ज्योतिष में थे। उनकी आज भी गणना ग्रीस के 7 बुद्धिमान व्यक्तियों में से की जाती है। कहा जाता है कि थेल्स ने 28 मई 585 ईसा पूर्व होने पे वाले सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने मिस्र में रेखा गणित की प्रचार किया। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा थेल्स प्रमेय का, ठीक है। ये आप थेल्स ने अपने दर्शन के बारे में कुछ नहीं लिखा, परंतु अरस्तु की किताब में मिलता है। ये सारी प्रवचन है, काम की चीज़ें, आपको कुछ होगी तो ले लीजिएगा। द्रव्य से मानते हैं जिसकी सृष्टि की, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थेल्स किससे मानते हैं, एक जो एलिमेंट है वो है क्या है, वाटर, ठीक है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होती है। जल ही वाष्प, जल की एक खासियत होती है कि जल तीनों फॉर्म में पाया जाता है। जल वाटर के में सॉलिड के रूप में यानी बर्फ के रूप को कहा जाता है, लिक्विड यानी पानी को कहा जाता है, और भाप में निकलता है तो वो गैस के रूप में कहा जाता है। थेल्स ने परम तत्व जल की व्याख्या करते हुए अरस्तु जल की निम्नलिखित विशेषता बताते हैं। उनकी पूरी चीज़ें अरस्तु के द्वारा बताई गई है। जल समस्त जगतिक मतलब संसार के पदार्थों में न्यून या अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। हमारे शरीर में भी लगभग 70% पानी ही है, ठीक है। जल के अनेक रूप हैं, ये तीनों हम बता चुके हैं। जल ही वाष्प के रूप में नक्षत्रों को जन्म देता है, बूंदों को अलग करता है, ठीक है। पृथ्वी से लेकर सभी नक्षत्र आदि जल रूप ही है। प्रातः काल में ओस कण, रात में कोहरा, अन्य भौतिक होते हुए दिखते हैं। थेलीस के दर्शन पर विचार करने से पता चलता है कि पाश्चात्य दर्शन के जन्मदाता थेल्स सर्वप्रथम जड़ जगत का विवेचन किया। जिस तरीके से चारवाक में जड़ जगत के आधार पर फिलॉसफी दी थी, उसी तरीके से इन्होंने दिया। जड़ का कारण भी जड़ तत्व को ही बतलाया गया है। जल ही उनके अनुसार परम तत्व है, जो सांसारिक वस्तुओं का परम कण है। जल
यह जल स्वयं जड़ तत्व है, अतः जगत का स्वरूप जड़ात्मक ही है। तो यदि पूछता है कि थेल्स के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है, तो क्या है, जड़ात्मक है। एक चीज़ और जान लीजिए कि 3 फेज यदि हम देखते हैं सुकरात से, सुकरात युग का, बहुत अच्छी लाइन है ये। यदि ग्रीक दर्शन को हम 3 भागों में बांटें, 3 भागों में बांटे, पहले लेक्चर जरूर देखिएगा। पूर्व सुकरात युग, सुकरात युग और बाद का युग, ठीक है, इसे कोड में याद रखें। तो पूर्व युग में जो फिलॉसफी उत्पन्न हुई वो मेटाफिजिकल डायमेंशन में हुई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 3 रत्न पाए गए, एक इथिक्स के आधार पर, दूसरा आइडियोलॉजिकल मेटाफिजिकल के आधार पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने, आइडियोलॉजिकल आधार पर जस्टिफाई किए, वो थे प्लेटो। ये इथिक्स के आधार पर थे, वो सुकरात थे। और सिस्टमेटिक वे में फिलॉसफी को ले जाने वाले काम किसने किया, तो वो है अरस्तु। अरस्तु के बाद के सभी ने, यही कहा जाता है कि प्लेटो इज ए फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। ये सब ने इन्हीं का महिमा मंडित किया गया है। तो इनके दर्शन की क्या चीज़ें हैं, सब ने आगे इन्हीं चीज़ों को किया है। तो अब मेटाफिजिकल प्रॉब्लम में देखेंगे तो इससे रिलेटेड क्या है कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, तो थेल्स के अनुसार तो वो जल है। जगत का मूल आधार क्या है, तो जल है। इस तरीके से ना लाइन निकालना सीखो आप, ठीक है। जहाँ पर हाईलाइटेड है मैं आपको हाईलाइटेड कर दूंगा। थेल्स के अनुसार जगत का स्वरूप कैसा है, तो जड़ात्मक। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रीक का सर्वप्रथम दार्शनिक दृष्टिकोण भौतिकवादी था, भौतिकवादी था। थेल्स का ध्यान चेतन तत्व की ओर नहीं था। आत्मा, परमात्मा आदि अभौतिक तत्व की विवेचना का हमें कोई संकेत नहीं मिलता है। ये देखिए, यानी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी के आधार पर चीज़ों को जानने का प्रयास किया, जबकि मेटाफिजिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें जैसे आत्मा, परमात्मा, भौतिक तत्व जो चीज़ है उसको उन्होंने नकार दिया, ठीक है। थेल्स के अनुसार हमें कॉस्मोलॉजी के बीच अवश्य मिलते हैं। थेल्स विश्व के परम तत्व की खोज तो अवश्य करते हैं, परंतु यह परम तत्व उनके अनुसार भौतिक जल ही है। अतः हम इस निष्कर्ष पर निकालते हैं कि पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभिक युग क्या है, भौतिकतावादी है। ये लाइन हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये जो लाइन हाईलाइटेड कर रहे हैं उसको आप नोट करके रख सकते हैं। थेल्स की सबसे बड़ी विशेषता कॉस्मोलॉजी विज्ञान का बीजारोपण, ये लाइन आपको इम्पोर्टेंट है। थेलिस के पहले ग्रीस में पौराणिक कथाओं तथा काल्पनिक देवी देवताओं के आधार पर विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉस्मोलॉजिकल विज्ञान को जन्म दिया। थेल्स के बाद सभी दार्शनिक थेल्स के समान ही सृष्टि के परम तत्व के संबंध में विचार करने लगे। डेमोक्रिटस तक प्रायः थेल्स की ही परंपरा चलती रही। सभी दार्शनिकों ने अपने अनुसार विश्व की व्याख्या करने के लिए कॉस्मोलॉजिकल, ये चीज़ और आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, क्योंकि सुकरात युग का एक बहुत बड़ा दार्शनिक वर्ग कॉस्मोलॉजिकल फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने में बिताया, ठीक है। एनेक्जिमेंडर की फिलॉसफी देखते हैं, ये भी माइलेशियन ग्रुप के थे, थेल्स के मित्र और शिष्य थे। ऐसे कोड वर्ड के था, माइलेशियन का ट्रिक है था, टी से थेल्स, ए से एनेक्जिमेंडर, ए से एग्मेनिस। माइलेशियन ग्रुप में कौन दार्शनिक है, तो था याद रहोगे, हमेशा याद रहेगा। ये ज्योग्राफी के बहुत बड़े थे। इनकी किताब का नाम था ऑन द नेचर, ये बहुत फेमस है। यूरोपीय दार्शनिक साहित्य की प्रथम कृति के रूप में मानी जाती है। इसको आप हाईलाइटेड कर ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश इस संबंध में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने ही सर्वप्रथम मैप को किन्होंने बनाया, तो इन्होंने ही बनाया, निर्माण किया, जिसका व्यवहार माइलेशियन लोग काला सागर, ब्लैक सी को पार करने में करते थे। अब मैं से पढ़ाऊंगा तो मैप मेरा वैसे भी मज़ा आता है। एनेक्जिमेंडर किसी भौतिक द्रव्य को परम तत्व नहीं मानते हैं, ये लाइन आपको याद रखने की लायक है। उनके अनुसार परम तत्व अनंत असीम होना चाहिए, ये लाइन इम्पोर्टेंट है।
यह असीम, द्रव्य, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, पूर्ण, अभिव्यक्त है। ठीक है, यह अनंत, नित्य, स्वयंभू और अविनाशी है। यह अनंत होते हुए भी शांत, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है। सर्वप्रथम असीम विशेष से रहित है। पुनः इस अभिव्यक्त द्रव्य ने अपने को शीत और उष्ण में विभक्त किया। शीतल भाग ही ब्रह्मांड के मध्य में पृथ्वी का रूप लेता है तथा उष्ण भाग अग्नि प्रदेश में को ही पृथ्वी के चारों ओर व्यक्त करता है। पृथ्वी मूलतः तरल थी, परंतु अग्नि प्रदेश की ज्वाला से भाप में परिणित हो गई तथा वायु बनकर आज तक विश्व पृथ्वी का आच्छादन किए रहती है। एनेक्जिमेंडर के अनुसार असीम या अनंत के भीतर असंख्य संसार है। एनेक्जिमेंडर सभी प्राणियों की उत्पत्ति का विकास भी मानते हैं, इसी से मानते हैं। पृथ्वी प्रारंभ में तरल थी, ये जोग्राफिकल चीज़ें होती है। पुनः धीरे धीरे भाप तरलता सूख गई और नमी उत्पन्न हुई। इसके बाद पहले निम्न और बाद में उच्च जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रारंभ में मनुष्य मछली के समान ही जल में रहता था। इतनी विधिवत चीज़ें हैं बताई गई है। एनेक्जिमेंडर की फिलॉसफी की क्या क्या विशेषताएं थी? गुण की सृष्टि से द्रव्य निर्गुण, निर्विशेष और निराकार है, ये लाइन याद रखिएगा। द्रव्य एक मौलिक रूप है, ठीक है, शुद्ध रूप है। हम इसे किसी संज्ञा से संगित नहीं कर सकते या किसी विशेषण से विभूषित नहीं कर सकते। इसका कोई नाम रूप नहीं है। परिणाम की दृष्टि से द्रव्य क्या है? असीम और अनंत है, ये याद रखिएगा। सांसारिक वस्तुओं की सृष्टि करने पर भी अनंत ही अनंत रहता है। यह अनंत द्रव्य एक विशाल भंडार है। इससे असंख्य सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति होती रहती है। संसार अनेक है, परंतु इससे उत्पन्न होने वाला मौलिक द्रव्य भी एक है। अतः वर्तमान संसार को उत्पन्न कर समाप्त नहीं होता है। वह तो शुद्ध शक्ति के समान है, जो विभिन्न शक्तिमान है कि दिखाई पड़ता है। अतः असीम द्रव्य में अनेक ससीम संसार है। मेरी एक खासियत होती है कि लिख के पढ़ाने पे बहुत अच्छी तरीके से है, इसे पढ़ लीजिएगा। असीम द्रव्य के अनुसार असंख्य संसार की दो विभिन्न अवस्थाएं हैं। प्रोफेसर जेलर आदि विद्वान परंपरागत मत का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार एक संसार की उत्पत्ति, विकास और विनाश के बाद और दूसरी उत्पत्ति और विकास के बाद। अतः संसार का प्रवाह चलता रहता है। प्रोफेसर बर्नेट विभूति विद्वानी के अनुसार एनेक्जिमेंडर युगपत अस्तित्व को ही मानते हैं। इसका तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता रहता है, ये चीज़ याद रखिए। एनेक्जिमेंडर सर्वप्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने विकासवाद का प्रतिपादन किया। ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी विकासवाद का समर्थक कौन है, ये चीज़ याद रखेंगे। सांख्य विकासवाद यदि इंडियन फिलोसफी में देखें तो कहाँ पे है? सांख्य दर्शन में भी दिखाई पड़ती है। ठीक, को रिलेट करना सीखिए, ठीक है। इसके बाद विकास कहाँ है? तो है ह्यूम, कहाँ पे? थोड़ा सा ह्यूम में भी दिखाई पड़ता है, उसके बाद डार्विन में भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। कई जगह उपयोगितावादी सिद्धांतों में भी ये चीज़ें दिखने को मिलती है। तो इसे जोड़ने का काम करेंगे तो इस तरीके से होगा। एनेक्जिमेंडर के अनुसार आरंभ में एक द्वितीय अनंत अविभक्त तत्व था। पुनः इसी तत्व ने अपने आप को उस और शीतल दो भागों में विभक्त किया। शीतल भाग से पृथ्वी निर्मित तथा उष्ण भाग से पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान हुआ। प्रारंभिक जगत तरल था। कालक्रम के अनुसार ये चीज़ें प्राणियों की संबंध में घोषणा की, ये पढ़ लीजिएगा। प्रारंभिक मछली के समान ये चीज़ें आपको काम करेगी। अब ये तीसरा है एनेक्जिमेनीज। मैंने बोला था ना कि माइलेशन ग्रुप का ट्रिप क्या है? था, यानी थेल्स, एनेक्जिमिन, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेनीज। ये क्या थे? ये भी माइल्डनेस थे। ये एनेक्जिमेंडर के, ये तीनों एक दूसरे के, जैसे सुकरात युग में तीन थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, उसी तरीके से यहाँ पे क्या? थेल्स, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेनीज, ये तीनों गुरु शिष्य परंपरा थी और तीनों ने फिलोसॉफिकल डायमेंशन में बहुत बड़ा काम किया, जिसको एक सिस्टमेटिक, इनको याद करने का क्या तरीका है कि एनेक्जिमेनीज ने वायु को परम तत्व सिद्ध करने का काम किया। मैंने आपको एक ट्रिक के बारे में से बताया, एक तत्ववादी, दो तत्ववादी, बहुतत्ववादी, उसको नोट करिएगा, ठीक है। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो
पढ़ते हैं क्या है, वायु श्वास और प्रवास के रूप में सभी जीवों का आधार है। कोई भी प्राणी वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता। हमारी आत्मा भी प्राण वायु ही है, अतः वायु को परम तत्व माना जाना चाहिए। अग्नि और बादल दोनों ही वायु के रूप हैं। अग्नि और जल दोनों गर्म और शीतल हैं। वायु में दोनों तत्व हैं। पछुआ पवन बहती है तो गर्मी आती है, पूर्वा पवन बहती है तो ये क्या आती है, ठंडी आती है। यानी दोनों तत्वों का मौलिक रूप से आधार है। क्योंकि एनेक्जमेनी ने वायु को परम तत्व मानकर वायु के महत्व को अवश्य पहचाना। वायु सचमुच जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा किसी अंश में जीव जगत का आधार भी है, परंतु वायु से सृष्टि की व्याख्या करने में एनेक्जिमेनीज भी अपने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के समान असफल है। वायु जीव जगत के लिए उपयोगी तो है, परंतु इसका कारण वायु सिद्ध नहीं कर पाए कि हमारे ये चीज़ें हैं। उसके बाद ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस यानी थे, ये भी संख्या के आधार पर मानते हैं, ठीक। तो इटली में है, ठीक है, क्रोटोना में जाके ये नहीं पूछेगा। पाइथागोरस समाज की स्थापना, ये चीज़ें हैं। पाइथागोरियन स्कूल के रूप में भी इनके अंदर में भी कुछ दार्शनिक हुए, इनकी गुरु शिष्य परंपरा, जिसे पाइथागोरियन स्कूल भी कहते हैं। उसको अलग से हम ट्रिक से बताएंगे, महत्वपूर्ण है। ये संख्या के आधार पर बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, वो संख्या से हुई है। पाइथागोरस के अनुसार परम द्रव्य क्या है, संख्या है। सभी सांसारिक वस्तुओं का मूल कारण संख्या ही है। सभी संख्याओं की उत्पत्ति इकाई से होती है। अन्य सभी इकाई के योग से ही बनती है। सम और विषम दो प्रकार के संसार इसी प्रकार पक्ष और विपक्ष के द्वंद्व में विद्यमान से भरा है। सम संख्याएं सीमित कही जाती है क्योंकि इनका विभाजन हो सकता है। विषम संख्याएं असीमित कही जाती है क्योंकि इनका विभाजन संभव नहीं है। आदि तथा सीमित संख्या इकाई है, ये याद रखने लायक है। इसी किसी भी इससे इसी से क्रमशः सभी सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। सृष्टि उत्पत्ति के बाद संसार की सभी वस्तुओं का पाइथागोरस ने 10 भागों में विभाजन किया। सीमित, असीमित, सम, विषम, एक, अनेक, द लेफ्ट एंड राइट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, ठीक है, स्थिर गति, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कहने का मतलब कि पाइथागोरस ने संख्या फिलोसॉफिकल एवं किसको माना, वो संख्या को माना। पाइथागोरस के अनुयायियों के अनुसार संसार में सभी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनकी संख्या न हो, कम हो या अधिक हो। किसी वस्तु की कोई संख्या अवश्य है। वस्तुओं की व्यवस्था अनुपात सभी संख्या के भाव में है। वस्तुतः संख्या के बिना किसी भी तत्व का निर्वचन असंभव है। यदि किसी वस्तु में मात्र अनुपात न हो तो हम इसके विषय में कुछ नहीं समझ सकते हैं। अतः अंश के, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हमें कथा कहानी नहीं बताने आती है आपको, मतलब अभी ये चीज़ें। अब कल से क्या है कि बेस अब धीरे धीरे क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या है, सुकरात युग में उतरेंगे। से पहले एक और लेक्चर होगा जो माइलेशियन ग्रुप के बाद इलियाई संप्रदाय। देखिए कल के लेक्चर में मैं किन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा। कल के लेक्चर में जैसे आपने पूर्व युग में 4-5 हैं, उसमें से आप देखें। पहला क्या देखें कि आपने माइलेशियन ग्रुप पढ़ लिया, पाइथागोरियन संप्रदाय को पढ़ाऊंगा। उसके बाद इलियाई संप्रदाय को पढ़ाऊंगा। उसके बाद बहुतत्ववादी संप्रदाय की कुछ चीज़ें हैं, उसको पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसके बाद परमाणुवादी, इसके बाद क्या है, परमाणुवादी दर्शन है, इसको पढ़ा दूंगा। एक इसके बाद है सोफिस्ट दर्शन। ये चीज़ें जब बता दूंगा कि जैसे ये पूर्व सुकरात युग का एक डेवलपमेंट के ये चीज़ें हैं। तो हमने माइलेशियन ग्रुप किया, पाइथागोरियन को थोड़ा सा ट्रिक से समझाने का प्रयास किया, पाइथागोरस को, बाकी इनके शिष्यों को, इलियाई को 1, 2, 3, 4, ये चारों को कल कवर करवा दूंगा। तो आपको क्या है कि पूर्व सुकरात युग, उसके बाद देखो पांचों को मिलाकर एक ट्रिक बनता है। ये ट्रिक याद है, देखो एग्जाम में क्या है, एग्जाम में आपको ट्रिक ही काम करेगा, ठीक है। ट्रिक से आप ना क्वेश्चन MCQ आप आराम से, ये टेक्निक है, जैसे नहीं
कहते हैं कि क्रिकेट मैच में टेक्निक बड़ी काम करती है, उसी तरीके से टेक्निक है जो पीछे के 4 लेक्चर को मर्ज करके एक अच्छा टेक्निक बनेगा, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की लिए यहीं पर जिन बच्चों को जुड़ना है ग्रुप में और एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना है वो AY 6832 पर अपनी पूरी डिटेल, नाम, आपका किस सब्जेक्ट की आपने किस उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, आप कहाँ से हैं, ये सारी चीज़ें मैसेज कीजिए। यदि लगा कि आप सीरियस, देखिए अच्छे तरीके से मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पर पेड चीज़ें आपको पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 3 कैटेगरी में मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। पहला क्या चीज़ें हैं कि बेस, क्योंकि बेस 90% लोगों का बेस ही क्लियर नहीं है, ठीक है। उसके बाद MCQ, ठीक है। उसके बाद को रिलेट कैसे, इंडियन का वेस्टर्न से कैसे को रिलेट करते हैं। जैसे विकासवाद आया तो वेस्टर्न में विकासवाद का समर्थन कौन है, इंडियन में विकासवाद का समर्थन कौन है, इसको जोड़ना। यहीं से ये होता है कि मतलब ओवरऑल स्ट्रेटेजी, यही आपकी अच्छी पकड़ की निशानी है, तो इस पे काम करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मेल कीजिए और कमेंट करके बताइए अच्छा लगे या बुरा लगे, या कुछ जो सुझाव हो तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके करने का काम करूंगा। आज तक यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और दूसरों की मदद करके शेयर करें। थैंक यू।